हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम अम्ल क्षार एवं लवण है। तो ये अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको हर एक टॉपिक ए टू जेड पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और स्टूडेंट, हाँ, एक बात और है, अगर अभी तक आप लोगों ने पहले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आने वाला है। अगर आप आगे की वीडियो को देखते हैं तब भी समझ में आएगा, बट लेकिन अगर आपने पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मतलब क्या निकलता है। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको अम्ल क्षार एवं लवण को ए टू जेड कंप्लीट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। यानी कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए आपको अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट, अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको तीन तीन वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जाएगा। तो तीन तीन वैज्ञानिकों के अनुसार आपको स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम में आप किसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आप जो है किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार सही परिभाषा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, पहले हमारे वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। अब हम लोग आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा पहले जानेंगे, उसके बाद स्टूडेंट जो है हम फिर दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपके आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, ये अम्ल की परिभाषा बता गए थे कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर धनायन धनायन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी जिस पदार्थ को अगर हम जल में घोलते हैं, अगर वो H प्लस आयन देता है, यानी कि H प्लस का मतलब धनायन देता है, तो वो अम्ल कहलाता है। जैसे अगर HCl को हम पानी में घोलते हैं तो HCl ऐसा पदार्थ है कि ये पानी में घुल करके H प्लस आयन देगा और प्लस Cl माइनस आयन देगा। यानी कि हमको केवल इस बात को ध्यान रखना है, बाकी ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें धनायन H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। और इसी प्रकार अगर हम H2SO4 को भी पानी में किसी जल में घोलते हैं, किसी विलेन में घोलते हैं, तो यहाँ पर 2H प्लस आयन देगा और ये SO4 2 माइनस आयन प्राप्त होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी हमको H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब H2SO4 हमारा अम्ल है। CH3, इसी प्रकार CH3COOH आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका सिरका में पाया जाता है। ध्यान रखना, मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग नाम नोट कर लिया करना, ठीक है। मैं वीडियो में नाम बोलता रहूँगा, आप नाम लिखते रहना। हम अगर कहीं भूल से नाम नहीं लिखते हैं तो भी हम नाम बोलते हैं, आप लोग सुन करके लिख लेना। एसिटिक एसिड है, इसको भी अगर हम जल में पानी में किसी विलेन में घोलते हैं तो यहाँ पर H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है और बाकी CH3COO माइनस आयन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ जिनको हाँ अगर हम जल में या पानी में या किसी अन्य विलेन में घोलते हैं तो अगर हमें H प्लस हमको केवल देखना है, क्योंकि परिभाषा में यही चीज़ आपको समझाया ही गया है कि जिस पदार्थ को पानी में या जल में घोलने पर H प्लस आयन प्राप्त होता है वो अम्ल कहलाता है। तो पूरा एग्जाम्पल नोट कर लेना, यहाँ से आपको अम्ल की परिभाषा समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट, आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने बताया था कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग कौन कौन से दो अम्ल दो प्रकार के होते हैं जान लेते हैं। पहला अम्ल इन्होंने बताया था कि स्टूडेंट प्रबल अम्ल होता है, और दूसरा इन्होंने बताया था दुर्बल अम्ल होता है। तो पहले हम लोग प्रबल अम्ल को जानेंगे, उसके बाद दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, पहला अम्ल आपका प्रबल अम्ल है। तो देखो स्टूडेंट, इन्होंने प्रबल अम्ल के बारे में क्या बताया कि ऐसे अम्ल या वह अम्ल जो तनु विलेन में तीव्र गति से पूर्णतया आयनित होकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब था कि ऐसा अम्ल जो तनु विलेन में, तनु का मतलब होता है हल्का पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो यहाँ पर दो प्रकार के विलेन होते हैं, एक तनु विलेन होता है, एक सांद्र विलेन होता है। तो यहाँ पर तनु विलेन की बात किया गया है। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी अम्ल को तनु विलेन में घोलते हैं और वो तीव्र गति से यानी कि जल्दी से पूर्ण रूप से, पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से आयनित होकर के यानी मिल करके अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, तो प्रबल अम्ल कहलाता है। यहाँ से परिभाषा आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी ऐसा अम्ल कि अगर हम किसी उसको तनु विलेन में किसी भी तनु विलेन में घोलते हैं और अगर हमें ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है और बाकी ये बाई प्रोडक्ट से हमको नहीं मतलब है, हमको केवल इससे मतलब है, तो वो हमारा प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हमने ले रखा है। देखो, जिस प्रकार इसको घोलते हैं उसी प्रकार अगर हम इसको भी किसी तनु विलेन में घोलते हैं तो यहाँ पर H प्लस आयन हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा
और उसके बाद H2SO4 को भी हम, ये भी आपका एक अम्ल है। लेकिन स्टूडेंट ये सारे अम्ल जो है आपकी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसको किसी भी स्टूडेंट तनु विलयन में घोलते हैं तो हमें H+ आयन अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने प्रबल अम्ल के बारे में जान लिया। अब उस स्टूडेंट हम लोग जानते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो अब हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। तो जस्ट इन स्टूडेंट जो है प्रबल अम्ल का अपोजिट होता है, अपोजिट इसकी परिभाषा है दुर्बल अम्ल की। ऐसा अम्ल या वह अम्ल जिनका जल में आयनन बहुत कम होता है तथा बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसा अम्ल जो जल में बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट H+ आयन देता है, यानी H+ आयन देता है लेकिन कम मात्रा में देता है। वहां पर अधिक मात्रा में बताया गया था, यहाँ पर आपको कम मात्रा में बताया गया है। बस केवल इतना ही फर्क है आपको, बाकी परिभाषा सेम है। मतलब एक याद करो, बस कम और ज्यादा के आधार पे दुर्बल अम्ल की परिभाषा बता सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट आप लोग के लिए लिख रखा है, देखो स्टूडेंट। जैसे CH3COH ये आपका दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर इसको हम किसी भी तनु विलयन में घोलते हैं या जल में घोलते हैं तो ये माइनस आयन ज्यादा मात्रा में देता है और H+ आयन कम मात्रा में देता है। इसी प्रकार आपका एक कार्बोनिक अम्ल है, इसको भी अगर हम जल में या किसी विलयन में घोलते हैं तो हमें H+ कम मात्रा में प्राप्त होता है और HCO3 माइनस आयन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको दुर्बल अम्ल की परिभाषा भी क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा जान लिया है। अब आर्हेनियस के अनुसार स्टूडेंट आपको क्षार की परिभाषा जानना है। तो चलिए आर्हेनियस के अनुसार अब हम लोग क्षार की परिभाषा जान लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा देखो। तो देखो स्टूडेंट, क्षार की परिभाषा, आर्हेनियस ने क्षार की परिभाषा कैसे बताया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर ऋणावेशित हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार की परिभाषा इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट, ध्यान से समझना आप सभी लोग। इन्होंने बताया कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुल करके, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH आयन देता है ना, हाइड्रोक्सिल इसी को कहा गया है। लेकिन ये ऋणावेशित होना चाहिए, क्योंकि OH आयन जो होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है, ये ऋणावेशित होता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा पदार्थ जिसको अगर हम जल में या पानी में या किसी अन्य विलयन में घोलते हैं और वो घुल करके OH- हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो स्टूडेंट ऐसे पदार्थ को क्षार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3-4 क्षार का एग्जाम्पल ले रखा है। अगर हम इनमें से किसी भी क्षार को जल में घोलते हैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। नाम मैं तीनों को बोलता हूँ, नाम आप नोट कर लेना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी को या सभी को हम जल में मिलाते हैं, तो ये सब आपस में स्टूडेंट जल में मिलने के बाद सब में OH हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी क्षार हैं, क्योंकि परिभाषा यही चीज आपको बताया ही गया है परिभाषा में। आशा करते हैं आप सभी को इसकी परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्षार की भी परिभाषा प्रकार जान लेते हैं। जिस प्रकार अम्ल की प्रकार आपने जाना है, इसी प्रकार क्षार के भी प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर पहले क्षार 2 प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पर नोट कर लेना। आपका पहला प्रबल क्षार है और उसके बाद दूसरा दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो सेम अम्ल की अकॉर्डिंग परिभाषा ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट इन्होंने बताया, आर्हेनियस ने बताया कि वह क्षार जो जल में घुल करके पूर्णतया आयनित होकर के अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब था कि ऐसा क्षार जो जल में घुल करके, जल में मिल करके पूर्ण रूप से आयनित होकर के, पूर्ण रूप से मिल करके अधिक मात्रा में OH आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे ये स्टूडेंट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार के उदाहरण है। अगर इनको जल में घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, इसलिए प्रबल क्षार के उदाहरण हो जाते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग दुर्बल क्षार के उदाहरण जान लेते हैं स्टूडेंट। तो दुर्बल क्षार क्या होता है, ऐसा क्षार जो जल में घुल करके कम मात्रा में OH आयन देता है ना, कम मात्रा में OH आयन देता है, यानी जिसकी आयनन क्षमता कम होती है स्टूडेंट, ऐसे क्षार को दुर्बल क्षार कहा जाता है। देखो यहाँ पर परिभाषा पे गौर करना, वह क्षार जिनकी जल में वियोजन या आयनन की मात्रा बहुत कम होती है और अल्प मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नोट करना है। देखो NH4OH को ले लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, तो ये स्टूडेंट आपका दुर्बल क्षार है। अगर स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, जल में घोलते हैं या किसी भी विलयन में मिलाते हैं, तो यहाँ पर OH आयन आपको हाइड्रोक्सिल आयन कम मात्रा में देखने को मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट कम मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका दुर्बल क्षार है। क्योंकि दुर्बल क्षार को किसी भी जल में या विलयन में घोलने पर वो उसमें कम मात्रा में OH आयन प्राप्त होता है।
तो स्टूडेंट यहाँ से आपको दुर्बल क्षार की भी परिभाषा समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नोट बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विकल्प के लिए आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी देखो सभी क्षार क्षारक के रूप में होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ध्यान रखना आप सभी लोग। स्टूडेंट यहाँ पर आपको केवल इतना बात ध्यान रखना है कि जो क्षार होता है वो क्षारक होता है, लेकिन क्षारक क्षार नहीं होता है। जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन किया गया है, NaOH, KOH, NH4OH और CH का होल ट्वाइस। स्टूडेंट ये सब आपका क्या है, ये सब स्टूडेंट आपका क्षारक क्षार है। ध्यान रखना, आपको यही मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है स्टूडेंट। बाकी आपको इसमें से एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कौन से आते हैं एग्जाम्पल में, तो केवल आपको इतना बात ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोग दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार स्टूडेंट हम अम्ल और क्षार की परिभाषा जानते हैं। तो स्टूडेंट हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेंट और लारी। यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेंट अलग थे और लारी अलग थे। तो इन्होंने स्टूडेंट अम्ल और क्षार की परिभाषा कैसे बताया, तो आइए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। देखो, इतना बेहतरीन नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इतना आसान और इतना इजी परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से ध्यानपूर्वक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक इसके बिना स्किप किए देख करके नोट्स अच्छी तरीके से बनाना है आपको, और एग्जाम को बेहतर रूप से तैयारी करना है एग्जाम की। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा ब्रांस्टेंट लॉरी के बारे में जान लेते हैं। सन 1923 ईस्वी में डेनमार्क के रसायनज्ञ और ब्रिटिश के रसायनज्ञ J.M. ब्रांस्टेड और T.M. लॉरी ने प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत के आधार पर बताया। इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा स्टूडेंट 1923 ईस्वी में प्रोटॉन विनिमय यानी प्रोटॉन लेन देन के आधार पर इन्होंने बताया। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान के आधार पर बताया कि अम्ल क्या होता है, कौन प्रोटॉन ग्रहण करता है, कौन प्रोटॉन त्यागता है। इसके आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा बताया। तो आइए अब हम लोग पहले अम्ल की परिभाषा इनके अनुसार जानते हैं, किसके अनुसार, ब्रांस्टेंट और लॉरी के अनुसार। तो स्टूडेंट देखो इन्होंने क्या बताया अम्ल के बारे में। देखो इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को H+ प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात ब्रांस्टेंट लॉरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ अम्ल कहलाता है। यानी आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हो, इस तरह से भी बता सकते हो। इनके कहने का मतलब ये था, देखो आर्हेनियस और ब्रांस्टेंट लॉरी दोनों सेम चीज बात बताए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रांस्टेंट लॉरी उसी चीज को दूसरे तरीके से बताया है। उन्होंने बताया था कि H+ आयन देता है, अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो है अम्ल होता है वो किसी पदार्थ को H+ आयन दे सकता है। यानी H+ आयन का मतलब कि वो प्रोटॉन, H+ आयन को प्रोटॉन कहा गया है, कि यानी कि जो पदार्थ किसी को प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, वो स्टूडेंट क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब यही चीज दूसरे तरीके से इन्होंने बता दिया कि प्रोटॉन दाता पदार्थ यानी प्रोटॉन देने वाला पदार्थ अम्ल कहलाता है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन की परिभाषा है, इसको याद करने में क्या दिक्कत है। अगर आप लोग इतना ही आसान परिभाषा नहीं याद कर सकते हो तो इतने में शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ऐसा मत कीजिए। बहुत ईजी है, थोड़ा डीपली, कहीं बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं है, दो दो तरीके से आपको परिभाषा बताया गया है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सब आपके क्या हैं स्टूडेंट, ये आप सभी के अम्ल हैं। अब देखो अगर हम इनको क्या कर देते हैं, जल में घोलते हैं या किसी विलेन में मिलाते हैं, तो ये H+ आयन देता है और उसके बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में माइनस आयन भी देता है। तो यानी कि जितने भी अम्ल है, अगर हम इसको जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं, घुलाते हैं, तो इस सब में हमें प्रोटॉन H+ आयन प्राप्त हो रहा है। यानी H+ आयन का मतलब प्रोटॉन मिल रहा है। तो अगर हम किसी पदार्थ किसी ऐसे पदार्थ को अगर हम विलेन में घोलते हैं, मिलाते हैं, अगर हमें H+ आयन प्राप्त हो रहा है यानी कि प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी को मैंने मेंशन कर दिया है, बस केवल आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ से स्टूडेंट अम्ल की परिभाषा इनके अनुसार आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग अम्ल क्षार की परिभाषा भी इनके अनुसार जानते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने क्षार की परिभाषा क्या बताया, देखो
स्टूडेंट इन्होंने क्षार की परिभाषा में बताया कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी उसका उल्टा परिभाषा इन्होंने बताया कि देखो जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन देता है, लेकिन जो क्षार होता है वो अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, इनके कहने का मतलब था कि प्रोटॉन ग्राही पदार्थ क्षार कहलाता है। यानी प्रोटॉन देने वाला पदार्थ अम्ल कहलाता है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन लेने वाला, H प्लस आयन लेने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। ग्राही का मतलब लेने वाला या ग्रहण करने वाला। ठीक है, इस प्रकार दोनों तरीके से यहाँ पर परिभाषा नोट कर लेना, और सिंपल है, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब एग्जाम्पल आपको समझने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर अब आप समझना स्टूडेंट, देखो ये OH है ना, जब ये H प्लस प्रोटॉन पाता है तो आपस में मिल करके जल H2O क्षार बना लेता है। जल आपका एक क्षार होता है। इसी प्रकार CH3COH, ये H प्लस आयन कहीं से प्रोटॉन पाता है तो मिल करके यहाँ पर CH3COH आपका एसिटिक एसिड, यानी एक प्रकार से क्षारीय होता है, ये बना लेता है। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर देखो H3O हाइड्रोनियम आयन है, ये अगर अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनिया क्या करता है, जब इससे एक हाइड्रोजन आयन पाता है, एक प्रोटॉन इससे प्राप्त करता है तो NH4 अमोनियम आयन बना लेता है, प्लस जल आपका एक क्षार बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लेना स्टूडेंट। यहाँ पर आपको क्षार के जितने भी परिभाषाएं बताएंगे पूरे, कम से कम केवल 2-3 एग्जाम्पल नोट कर लेना। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त एग्जाम्पल इसलिए लिख रखा है कि जो एग्जाम्पल हमारे बच्चों को ईजी लगेगा वो नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने अम्ल की और क्षार की परिभाषा ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार भी जान लिया। अब ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार जान लिए तो आपके तीसरे वैज्ञानिक कौन है स्टूडेंट? तो तीसरे वैज्ञानिक आपके कौन है? तीसरे वैज्ञानिक आपके लुईस हैं। तो लुईस के अनुसार अब हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा जानते हैं। तो आइए थोड़ा गौर करते हैं। वह पदार्थ जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है अम्ल कहलाते हैं। देखो लुईस ने क्या बताया, लुईस ने बताया स्टूडेंट कि ऐसे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्होंने क्या बताया, बस थोड़ा सा फर्क कर दिया, सब लोगों से थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। इनके कहने का मतलब था कि ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस, सब्सटेंस माने पदार्थ ही होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी से लेते हैं, किसी क्षार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तो स्टूडेंट वो अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ध्यान से समझ लेना। बस केवल इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर NH NH3, ये आपका NH3 है, लेकिन इसको फैक्टर करके लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 होती है, तो ये 3 बॉन्ड यहाँ पर बना रखा है। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। तो देखो ये क्षार है और ये BF3 क्या है, ये अम्ल है। लेकिन ये इससे क्या करेगा, इसकी अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इससे प्राप्त करेगा तो ये आपस में क्या बनाएगा, ये यही बनाएगा। देखो यहाँ पर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अमोनियम था, अमोनियम आपका एक क्षार है, अमोनियम आपका एक क्षार है। अब देखो स्टूडेंट, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये अम्ल इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो जब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये अमोनियम से अमोनिया हो गया, और ये जो है स्टूडेंट बोरान ट्राईफ्लोराइड में परिवर्तित हो गया। ये अम्ल आपका बोरान ट्राईफ्लोराइड में परिवर्तित हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट। यहाँ पर बस केवल परिभाषा ध्यान रखना है और ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, और इसको आपको प्रदर्शित करना होगा, तभी आपका सही माना जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट अम्ल की परिभाषा आपने जान लिया। अब उसके बाद क्षार की परिभाषा जानो। लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति होती है क्षार कहलाते हैं। यानी लुईस के अनुसार, देखो ध्यान से समझना आप सभी लोग, लुईस के अनुसार क्या बताया गया स्टूडेंट कि यानी जो पदार्थ स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को प्रदान कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये तो एग्जाम्पल है ही, इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये NH3 ये आपका NH3 लिखा है, इसको फैक्टर करके लिखा गया है। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो ये आपका NH3 ही लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आपका NH3 ही लिखा गया है, बस यहाँ पर इसकी संयुक्ता को प्रदर्शित करके लिखा गया है 3 बॉन्ड बना करके।
ये क्षार है। अब ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे रहा है। अब ये कॉपर जब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा तो इसकी संयुक्ता बदल जाएगी, इसकी संयुक्ता बदल जाएगी तो ये क्या काम करेगा, संयुक्ता परिवर्तित करके अम्ल में बदल जाएगा, अम्ल में बदल जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट जो पदार्थ क्षार से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है, इनके अनुसार, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार, ये लुईस ने ये परिभाषा बताया था कि जो पदार्थ क्षार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है और नया पदार्थ बना लेता है तो उसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आप सभी को तीनों वैज्ञानिक के अनुसार ग्रहण करने के बाद यह चीज़ ये बना लेता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट तीनों वैज्ञानिक के अनुसार हमने आप सभी को अम्ल और क्षार की परिभाषा बता दिया। अब स्टूडेंट हम लोग का देखो, हम लोगों ने अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ लिए हैं। अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ने के बाद स्टूडेंट उनके भौतिक और रासायनिक गुण आ जाते हैं। तो अब हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण को जानते हैं। तो पहले अम्लों के भौतिक गुण जानना है, उसके बाद रासायनिक गुण जानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग हेडिंग कर देना है आपको। पहले अम्ल के भौतिक गुण हेडिंग कर देना। अब देखो अम्ल के भौतिक गुण में आपको क्या बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है आपका। देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल क्या काम करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर अम्ल को हम नीले लिटमस पेपर पर छोड़ देते हैं तो ये लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है स्टूडेंट, कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और तीसरा गुण है इसका, अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देता है, यानी अम्ल क्षारों से क्रिया करके उसको उदासीन बना देता है। और चौथा पॉइंट आपका है कि ये जल में विलय होते हैं तथा जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आपका जो अम्ल होता है ये जल में विलय होता है, यानी जल में मिल जाता है तथा जल में मिल करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, आपका विशेष पॉइंट है ये आपका, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो आपका अम्ल होता है ये जल में विलीन हो जाता है और विलीन होकर के थोड़ा बहुत ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रकार ने आपने अम्लों के भौतिक गुण जान लिया। अब अम्लों के भौतिक गुण के बाद अम्लों के रासायनिक गुण जानेंगे। तो अम्लों के रासायनिक गुण स्टूडेंट काफ़ी लॉन्ग होता है और अम्लों के रासायनिक गुण में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो तरह का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है स्टूडेंट कि क्या होता है, क्या होता है, यानी कि जब अम्ल की क्रिया किसी अदर पदार्थ के साथ करवाया जाता है। और दूसरा कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि इस कोई दो पदार्थ हैं उनकी क्रिया कराओगे तो उनको उसकी सहायता से कैसे एक अन्य पदार्थ प्राप्त करोगे। तो रासायनिक गुण में ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको ध्यान से आपको एक एक रिएक्शन को दिमाग में बैठाना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पहला पॉइंट है आपका धातुओं से क्रिया। अगर अम्ल की क्रिया धातुओं से कराते हैं तो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, एक लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ध्यान रखना कि धातुएं स्टूडेंट तन अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं, देखो तन अम्ल हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके साधारण ताप पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको यही चीज़ बताया है कि धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझो। देखिए सोडियम आपका धातु है और H2SO4 ये आपका तनु अम्ल है। अगर हम इसकी क्रिया यहाँ पर करते हैं तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 जो है ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर ये सोडियम जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है, तो यानी ये 2SO4 बना लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपका सोडियम सल्फेट एक लवण प्राप्त हो गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस अम्ल में से क्या हो जाएगा, अम्ल में से ये हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो ध्यान रखना कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और एक लवण बनाता है। इस प्रकार अगर हम HCl अम्ल की क्रिया जिंक धातु के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर ZnCl2 प्राप्त होता है, एक लवण। यानी कि यहाँ पर देखो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, इसको विस्थापित कर देता है और ये गैस के रूप में निकल जाता है। और यहाँ पर ZnCl2, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो Zn और ये Cl2 के रूप में बदल करके इस तरह से लिख जाता है। तो ये आपका एक लवण हुआ और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बेहतरीन रूप से समझा दिया है और बाकी के एग्जाम्पल और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको नोट कर लेना आप सभी लोग। बाकी के ये शेष एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेना। मैं नाम तो बता देता हूँ
ये H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। Mg आपका मैग्नीशियम है और Fe आपका आयरन है, बाकी ये चीज़ वही है, यहाँ पर नाम नोट ही किया गया है। Al आपका एल्यूमिनियम है और बाकी इधर के नाम तो आपके लिखे गए हैं। हाँ, यहाँ पर इसका नाम जो है FeSO4, इसका नाम आयरन सल्फेट है, ध्यान रख लेना आप सभी लोग। अब एक नोट पॉइंट देखना, ये कभी-कभी विकल्प में पूछा जाता है बच्चों, स्टूडेंट विकल्प में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं जैसे तांबा, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि तन्य अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। यानी कि हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील हैं, जैसे तांबा हो गया, मरकरी हो गया, चांदी, सोना, प्लेटिनम हो गया, ये सब अम्लों से क्रिया करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर, अगले रासायनिक गुण पर आ चुके हैं। तो अगला रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। अम्ल जो होता है ये धातु ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाता है। तो स्टूडेंट अगर हम किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। ध्यान रखना, लवण एवं जल प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको पहले ये चीज लिखना है कि तनु अम्ल धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। जैसे यहाँ पर Na2O ये आपका धातु ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड है और इसकी क्रिया अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कर देते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ का ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ निकल करके जल बना लेता है, इसके ऑक्सीजन के साथ निकल करके जल बना लेता है और यहाँ पर Na2SO4 आपस में जुड़ करके सोडियम सल्फेट बना लेता है। तो नाम तो आप लोग लिख लेना, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका जो बनाया है सोडियम सल्फेट है, बाकी H2O आपका जल है, ये तो पता है आपको। उसके बाद स्टूडेंट ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी H2SO4 के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के यानी मिल करके जल बना लेता है और बाकी Ca और SO4 आपस में जुड़ करके कैल्शियम सल्फेट लवण बना लेता है। इसी प्रकार CaO को ले लीजिए, इसकी क्रिया अगर हम HCl अम्ल के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका दोनों हाइड्रोजन HCl का दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन इसके साथ निकल करके H2O बना लेता है और उसके बाद Ca यहाँ पर कैल्शियम जो है Cl2 के रूप में परिवर्तित होकर CaCl2 बना लेता है। इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है। तो नाम मैं बोलता हूँ, नाम नोट कर लेना आप सभी लोग। इसी प्रकार अगर जिंक ऑक्साइड की क्रिया स्टूडेंट H2SO4 के साथ कर दिया जाता है तो भी वही चीज होता है। यहाँ का H2 जो है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसके ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है, जल बना लेता है और यहाँ पर ZnSO4 आपस में जुड़ करके जिंक सल्फेट लवण बना लेता है। अब यहाँ पर देखो ये बाकी ये तो आपके धातु ऑक्साइड थे, धातु ऑक्साइड का मतलब सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब ये हाइड्रा ऑक्साइड आ चुका। हाइड्रा ऑक्साइड में क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड में OH होता है। तो जैसे NH4OH ये आपका जो है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, एक यानी एक प्रकार का ये क्षार है। अगर देखो दोस्तों स्टूडेंट, अगर हम इसकी क्रिया देखो, अगर हम इस अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड की क्रिया HCl अम्ल के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ का स्टूडेंट, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये निकल जाता है। देखो एक मिनट, इसको हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बराबर होगा। एक मिनट, इस तरह से रिएक्शन होता ही नहीं है। यहाँ का OH क्या होता है, यहाँ का स्टूडेंट देखो ये OH इस प्रकार से, देखो मैं इशारा कर देता हूँ, ये OH इसके हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है और इसके हाइड्रोजन के साथ निकल करके यहाँ पर H2O बना लेता है और प्लस में ये Cl NH4Cl के साथ जुड़ करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बना लेता है। इस प्रकार से स्टूडेंट जो है धातु ऑक्साइडों तथा हाइड्रो ऑक्साइडों से अम्लों की क्रिया होती है तो ये क्या बनाता है, लवण बनता है प्लस जल बनता है। तो ध्यान रखने की बात है आप सभी को कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब हम स्टूडेंट तीसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। स्टूडेंट अम्ल जो है धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो ध्यान रखना, अम्ल जो है धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके 3 प्रकार का यौगिक बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि तनु अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट, Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया HCl अम्ल के साथ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका दोनों हाइड्रोजन, इसका स्टूडेंट दोनों हाइड्रोजन
यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ निकल करके H2O बना लेता है, और उसके बाद यहाँ का दोनों क्लोरीन इसके दोनों सोडियम के साथ निकल करके यहाँ पर Na2, इसका मतलब दो अणु है। समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर एक अणु है, कहाँ पर दो अणु है, यानी उसकी मात्रा को ध्यान में रखिए आप लोग कि कहाँ पर कितनी मात्रा है। यहाँ का दो का गुणा है, इसका मतलब दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन भी है, तो दो हाइड्रोजन तो निकल ही चुका है, तो दो क्लोरीन ये आपका जो है दोनों क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ मिल करके 2NaCl लवण बना लेता है। और उसके बाद यहाँ का एक ऑक्सीजन तो निकल ही चुका है, तो CO2 बचा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, देखो धातु कार्बोनेटों के अंतर्गत ये सब आते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है ना, कापर कार्बोनेट, ये सब स्टूडेंट कार्बोनेट है। अगर हम इन सब कार्बोनेट की क्रिया इसी प्रकार कर देते हैं तो सभी स्टूडेंट, यहाँ पर एक रिएक्शन तो मैंने समझा ही दिया ना, अब इसी के आधार पर पूरा रिएक्शन आप लोग समझ लेना। पूरा रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम वही चीज हो रहा है, प्रोसेस पूरा वही हो रहा है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसकी क्रिया H2SO4 के साथ कर देते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये H2 जो है यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है, और यहाँ पर जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर CO2 बचा, तो ये CO2 के रूप में निकल गया। बाकी यहाँ पर कैल्शियम जो है स्टूडेंट ये SO4 के साथ निकल जाता है, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। इस प्रकार बाकी के एग्जाम्पल आप समझ लेना, मैंने दो एग्जाम्पल आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। अब स्टूडेंट चौथा रासायनिक गुण हम लोग का है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट हर साल पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इंपॉर्टेंट टिक कर लेना आप सभी लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, इस प्रकार भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। एक बार दिमाग में बैठा लो कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो है लवण और जल बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट, HCl अम्ल है, इसकी क्रिया NaOH के साथ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये Cl Na के साथ निकल करके NaCl बना लेता है, और ये OH H के साथ निकल करके H2O बना लेता है, यानी कि यहाँ पर ये आपका जल प्राप्त हो चुका है। समझ में आई बात आपको। और यही चीज यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसीलिए तो उदासीनीकरण बोला गया, तथा लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग तीसरे रासायनिक गुण पर आ चुके हैं। तीसरा रासायनिक गुण है आपका धातु सल्फाइडों से क्रिया। तो स्टूडेंट अगर तन अम्ल की क्रिया धातु सल्फाइडों के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है, यानी H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहा जाता है। अब देखो देखो ये आपका धातु सल्फाइड CaS कैल्शियम सल्फाइड है, FeS फेरस सल्फाइड यानी आयरन सल्फाइड है। इसकी क्रिया अगर हम अम्ल से करते हैं तो देखो यहाँ पर कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, और इसका हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर H2S बन गया और CaCl2 बन गया। तो इस प्रकार से H2S यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुआ ना। और इसी प्रकार अगर हम इसकी क्रिया कर देते हैं तो यहाँ का इसका हाइड्रोजन इसके सल्फर के साथ क्रिया करके H2S बना लेता है, और ये आयरन SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 बना लेता है। तो यहाँ पर ये आयरन जो है आयरन सल्फेट बन गया, और यह आपका हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, सल्फेट नहीं सल्फाइड बन गया, सॉरी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बार बार सल्फेट नाम आ रहा है, सल्फाइड बनता है, H2S सल्फाइड होता है। तो यहाँ पर आपने पांचवा रासायनिक गुण भी समझ लिया है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्षारों के जो है अम्लों के भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग का क्षारों के भौतिक गुण रासायनिक गुण आ चुका है। तो देखो क्षारों के भौतिक गुण रासायनिक गुण समझ लीजिए। तो पहले भौतिक गुण जान लेते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण जान लेते हैं। तो पहले भौतिक गुण का पहला पॉइंट है, क्षारों का स्वाद कसैला या कड़वा होता है। क्षार जो होता है यह स्वाद में कसैला होता है, कड़वा होता है। ये जल में विलय होता है, इसको पानी में मिलाने पर मिल जाता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे आपको वहां पर बताया गया था कि अम्ल जो होता है
वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ध्यान रखना कि क्षार जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसको छूने पर साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। और कुछ क्षार जैसे NaOH की बात किया जाए तो ये त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। यानी ये अगर कहीं भी शरीर पे आपके पड़ जाता है तो ये तुरंत जो है चमड़े को उधरने लगता है, यानी आपकी चमड़े त्वचा आपका वहाँ से उजड़ने लगता है। तो स्टूडेंट क्षार बहुत हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्षारों के भौतिक गुण बता दिया। अब हम लोग क्षारों के रासायनिक गुण जान लेते हैं। तो क्षारों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है आपका धातुओं से क्रिया। तो स्टूडेंट धातुओं से क्रिया में देखना आप सभी लोग कि क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो धातुएं क्षार जो देखिए, कुछ धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगर धातुओं की क्रिया क्षारों के साथ किया जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी प्राप्त होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर जिंक, जिंक आपका जो है क्या है, जिंक आपका धातु है। अगर इसकी क्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं तो यहाँ पर यहाँ का इसका हाइड्रोजन जो है ये निकल जाता है हाइड्रोजन गैस के रूप में। और बाकी यहाँ पर Na2, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो Na2, और उसके बाद Zn, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी 2 का मल्टीपल है O2 के रूप में, यानी सोडियम जिंकेट के रूप में ये प्राप्त होता है। ये बाकी हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है तो बाकी सब आपस में मिल करके सोडियम जिंकेट बना लेते हैं। इसी प्रकार शेष एग्जाम्पल को भी आप इसी के आधार पर समझ सकते हैं। पूरा एग्जाम्पल समझाएंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक एग्जाम्पल समझ गए तो दूसरा आप खुद से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा रासायनिक गुण है धात्वीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया। यानी कि अगर आप सभी लोग धात्वीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराते हैं क्षार की क्रिया, तो क्या बनता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि क्षार कुछ धात्वीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगर क्षार की क्रिया धात्वीय ऑक्साइडों के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये धात्वीय ऑक्साइड जिंक है, जिंक ऑक्साइड है। अगर इसकी क्रिया हम क्षार NaOH के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल करके H2O बना लेता है, और बाकी शेष जो बचता है वो आपस में मिल करके सोडियम जिंकेट बना लेता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लेना, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम्पल को समझाने में काफ़ी स्टूडेंट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगला पॉइंट है अम्लों से क्रिया। तो देखो इसको वहाँ पर भी अम्लों के रासायनिक गुण में भी इसको आपने पढ़ा था, क्षारों के भी रासायनिक गुण में इसको आप पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना कि सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। स्टूडेंट सभी क्षार, अगर हम किसी भी क्षार की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और जल सदैव प्राप्त होगा। ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पर समझाया ही है कि यहाँ पर जो है NaOH, इसका सोडियम इसके Cl से क्रिया करके NaCl बना लेता है, और उसके बाद में स्टूडेंट इसका H इसके OH के साथ क्रिया करके जल बना लेता है। दूसरा बाकी शेष एग्जाम्पल आप समझ लेना। इसका नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, H2O आपका जल, ये प्राप्त हो जाता है। बाकी के नाम तो आपके लिखे गए हैं। इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद चौथे रासायनिक गुण की तरफ हम लोग आ चुके हैं। चौथा रासायनिक गुण है अमोनियम लवण से क्रिया। यानी कि अगर हम क्षार की क्रिया अमोनियम लवण के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर हम अमोनियम लवण की क्रिया क्षार से करते हैं, उसके साथ मिला करके गर्म करते हैं, तो लवण, जल और उसके बाद अमोनिया गैस प्राप्त होता है। जैसे देखो यहाँ पर NH4Cl अमोनियम लवण है, इसकी क्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कर देते हैं, मिला करके यानी गर्म कर देते हैं। यहाँ पर डेल्टा बनाया हुआ, इसका मतलब डेल्टा का मतलब उसको ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कैल्शियम हो क्या करता है, यहाँ पर इसके दोनों क्लोरीन से 2 का मल्टीप्लाई है, यानी कि दोनों क्लोरीन निकल जाता है, CaCl2 बना लेता है, लवण बन जाता है। प्लस में उसके बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट आपका देखो यहाँ का दो दो हाइड्रोजन देखो NH4 लिखा है, तो यहाँ पर NH2NH4 लिखा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई है उसकी, इसका मतलब वहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। तो 2 हाइड्रोजन निकल चुका है तो ये 2NH3 बना लेता है, और बाकी यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला है एक अणु 2 के मल्टीपल के साथ में, वो OH के साथ मिल करके 2H2O बना लेता है, यानी जल बना लेता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ प्राप्त हो रहा है, लवण, जल तथा अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है। NH3 है आपका, अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम अमोनियम लवण की क्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं, किसी भी क्षार के साथ कराते हैं, तो हमें 3 चीज़ प्राप्त होना चाहिए, लवण, जल तथा अमोनिया गैस प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी सारे एग्जाम्पल आप खुद से समझ लेना, क्योंकि पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
अब उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का है धातुओं के लवण से क्रिया। यानी अगर हम क्षार की क्रिया धातु के लवण से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर हम क्षार की क्रिया धात्विय लवण के साथ कराते हैं तो धात्विय हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे देखो यहाँ पर ZnCl2 ये आपका स्टूडेंट क्या है, धात्विय लवण है। इसकी क्रिया NaOH क्षार के साथ करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंक क्या करता है, OH के साथ क्रिया करके OH के रूप में निकल जाता है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप बना लेता है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ निकल करके 2NaCl लवण बना लेता है। बाकी की एग्जाम्पल आप समझ लेना। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो है यहाँ पर है स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल इस तरफ भी दिए गए हैं, आप लोग इनको भी नोट कर लेना। अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं पूर्ण रूप से। अम्ल क्षार हम लोग का खत्म हो चुका है, अब हम लोग का लवण आ चुका है। तो अब हम लोग लवण के बारे में जानेंगे। फिर लवण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं जिसको आप नमक कहते हो, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलो आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट, किसी अम्ल और क्षार की अपक्रिया से जल बनता है, उसके साथ साथ एक अन्य यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम किसी भी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो जल प्राप्त होता है, और उसके साथ एक अदर यौगिक बनता है जिसको लवण कहा जाता है। ये चीज आपको पता ही है, पहले ही बताया जा चुका है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। दूसरे तरीके से आप इस परिभाषा को बता सकते हैं कि वह यौगिक जो अम्लीय तथा भास्मिक, यानी जो है क्षार को भस्म भी कहा जाता है, तो जो वह यौगिक जो अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के मूलकों से मिलकर बने होते हैं लवण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप दूसरी तरीके से भी इसको बता सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, जैसे ध्यान से समझना आप सभी लोग। देखो ये आपका HCl अम्ल है, और इसकी क्रिया अगर हम किसी भी क्षार से करवा देते हैं तो देखो यहाँ पर ये आपस में क्रिया करके सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके NaCl बना लेता है। उसके बाद प्लस में OH आपका H से क्रिया करके H2O बना लेता है, यानी कि ये आपका बन गया, प्राप्त हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किए, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें तो क्या बना है, लवण बना रहे हैं। NaCl लवण है आपका, और उसके बाद ये आपका H2O आपका जल है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाएगा। और यहाँ पर जो एक ये पदार्थ आपको बन रहा है इसी को लवण कहा जाएगा। तो दूसरे तरीके से आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, अम्ल प्लस क्षार को आपस में मिलाया गया तो लवण और जल प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल सूत्र के साथ दिखाया गया है जो अभी हमने आपको समझाया है। अब लवण देखो देखो तो स्टूडेंट, लवण जो होता है ये लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, लवण जो होता है आपका ये 6 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, आगे भी आपको पढ़ना है। जब आप 12th में जाएंगे ना तो आपका एक चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, तो उपसह संयोजन यौगिक में आपको लवण के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रकार ध्यान रखना है ताकि आपको आगे भूलने वाली बात ना आए, ठीक है। तो ध्यान रखना, छाप लेना, दिमाग में आप लोग बैठा लेना कि लवण जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, दिविक लवण और संकर लवण और मिश्रित लवण होता है। अब हम लोग एक एक की परिभाषा जो है एग्जाम्पल सही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो स्टूडेंट, आपका पहला लवण है सामान्य लवण। तो सामान्य लवण, इसको अंग्रेजी में जनरल सॉल्ट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सामान्य लवण होता क्या है, तो वह लवण जो किसी अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को धातु द्वारा विस्थापित करने से बनते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। यानी स्टूडेंट, अगर किसी अम्ल से अगर हाइड्रोजन को विस्थापित करके अदर धातुओं द्वारा विस्थापित करके जो पदार्थ बनाया जाता है उसी को सामान्य लवण कहा जाता है। समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, जैसे देखो यही एग्जांपल समझ लो, यही एग्जांपल समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ का ये धातु, इसके Cl को हटाया तो ये NaCl बनाया। यहाँ पर धातुओं को विस्थापित किया गया ना, तो यानी वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि किसी अम्ल के किसी सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को सभी हाइड्रोजन को हटाया गया और धातु के परमाणुओं द्वारा हटाया गया, तो धातुओं द्वारा विस्थापित करने से बनते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl हो गया, जो अभी आपने आपको जस्ट एग्जाम्पल में समझाया है मैंने। तो स्टूडेंट, ये सोडियम क्लोराइड है, ये भी लवण है, सामान्य लवण के अंतर्गत आता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी सामान्य लवण है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी आपका सामान्य लवण है।
अब स्टूडेंट सामान्य लवण में क्या-क्या गुण होते हैं, तो इनके गुण भी कम से कम 1 से 2 पॉइंट हमको जानना है। तो देखना, छाप लेना दिमाग में स्टूडेंट आप सभी लोग, सामान्य लवण में क्या-क्या गुण होता है। तो सामान्य लवण का जलीय विलयन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन भी होता है। यानी सामान्य लवण का जो जलीय विलयन होता है, सामान्य लवण को अगर हम जल में घोल देते हैं, तो उसका जलीय विलयन अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है आप सभी को। अगला पॉइंट है, अगला गुण है स्टूडेंट सामान्य लवण की, अगला गुण है कि इसे जल में घोलने पर एक ही प्रकार के धनायन तथा ऋणायन देते हैं। स्टूडेंट बस एक ही प्रकार का मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। यानी कि स्टूडेंट आपको केवल ये समझना है कि अगर हम सामान्य लवण को जल में घोलते हैं तो ये केवल एक ही प्रकार के आयन देंगे, केवल प्लस माइनस, केवल प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको सामान्य लवण के बारे में जो भी बातें हैं मुख्य रूप से आपको फाइनल हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट हम लोग का अगला लवण जो है वो अम्लीय लवण है। तो चलिए हम लोग अम्लीय लवण के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट अम्लीय लवण देखो क्या होता है। वह लवण जो किसी अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं के आंशिक विस्थापन से बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम बाईसल्फेट ले लीजिए NaHSO4, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए NaHCO3, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट ले लीजिए Na2HPO4। तो स्टूडेंट ये सब आपके जो है ये हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन से बनते हैं। ठीक है, किसी अम्ल के हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन से, आंशिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि जिस अम्ल में से हाइड्रोजन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है, आधा अधूरा विस्थापित होता है, कुछ हाइड्रोजन उसमें से रह जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो लवण बनता है आंशिक विस्थापन, इसी को आंशिक विस्थापन कहा जाता है। जब पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है तो उसको आंशिक विस्थापन कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार की अभिक्रिया से जो आपका लवण बनता है उसको अम्लीय लवण कहा जाता है। एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। अब इसमें क्या क्या गुण होता है, आइए इसके गुण को भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट इनमें पहला गुण है, इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी आपके अम्लीय लवण का जो विलयन होता है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्लीय लवण में H प्लस आयन देते हैं। अम्लीय लवण जो होता है ये H प्लस का मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी प्रोटॉन देता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो NaHSO4। अगर इसको हम जल में घोलते हैं, किसी विलयन में घोलते हैं, तो यहाँ पर Na जो धनात्मक है वो धनात्मक आयन देगा, सोडियम धनात्मक होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, ये भी आपका H प्लस आयन देता है। बाकी H प्लस आयन दे रहा है कुल मिलाकर के, अगर वो अम्लीय लवण है तो H प्लस आयन देगा कुल मिलाकर के, तो हमें H प्लस आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये गुण होता है, विशेषता होता है कि अम्लीय लवण जो होता है H प्लस आयन देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट अगले लवण पे आ चुके हैं। अगला लवण हम लोग का है क्षारीय लवण। स्टूडेंट आइए हम लोग क्षारीय लवण के बारे में जानते हैं। वह लवण जो किसी अम्ल द्वारा किसी क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बनता है, क्षारीय लवण कहलाता है। फिर वही आंशिक का मतलब कि जिसमें से हाइड्रोजन पूर्ण रूप से नहीं हटता है। जैसे जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड ले लीजिए, जिंक ऑक्सी क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सी क्लोराइड ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये सब क्या है, देखो इसमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से नहीं विस्थापित हुआ है ना, तो आंशिक रूप से विस्थापित हुआ, यानी उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के लवण को क्या कहा जाएगा, क्षारीय लवण कहा जाएगा। आइए इसके गुण जान लेते हैं, इसमें क्या क्या गुण होता है। तो क्षारीय लवण को जल में घोलने पर एक OH है ना, एक हाइड्रोक्सिल तथा एक दूसरा रेडायन देता है। यानी कि अगर हम क्षारीय लवण को किसी भी विलयन में या किसी भी तन विलयन में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है और दूसरा रेडायन प्राप्त होता है। एक हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हुआ और एक रेडायन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट क्षारीय लवण की विशेषता और गुण आपको समझ लेना है। तो बस इसमें एक ही पॉइंट है, छाप लेना दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला लवण पढ़ेंगे, द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो है आपका क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका फिटकरी आता है। ठीक है, द्विक लवण के अंतर्गत आपका फिटकरी आता है और उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट भी आता है। यानी एक दो लवण आते हैं कम से कम। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कभी पूछा जाए कि फिटकरी कौन सा लवण है, तो फिटकरी आपका द्विक लवण है। दिमाग में बैठा लेना, छाप लेना मेरे प्यारे बच्चों, कि फिटकरी आपका द्विक लवण है। और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 थराइस 24H2O। सबसे बड़ा सूत्र फिटकरी का होता है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट कि पोटास को, यानी पोटास एलम को फिटकरी का दूसरा नाम माना जाता है। फिटकरी का दूसरा नाम पोटास एलम होता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, तो दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग।
अब हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं कि वह योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लवण स्टूडेंट जिनका जो है अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, यानी कि जब तक वो ठोस है तब तक उनका अस्तित्व है, लेकिन अगर वो जैसे किसी विलयन में घुल गए, जैसे किसी विलयन में मिल गए तो उनका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जो है। तो ऐसे लवण को द्विक लवण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम फिटकरी को ले लेते हैं, ये पोटास एलम फिटकरी का सूत्र है, अभी मैंने आपको जस्ट बोल दिया है। अब इसको अगर हम किसी भी विलेन में घोल देते हैं तो देखो इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म का मतलब होता है कि ये अपने अपने अवयवी तत्वों में अलग अलग टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो जब अपने अपने अलग अलग तत्वों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो इसका मतलब कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसलिए इसको द्विक लवण कहा जाता है। अब उसके बाद एक और भी है फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी द्विक लवण होता है। इसको भी अगर हम किसी भी विलेन में मिलाते हैं, घोल देते हैं, तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाता है, इसका मतलब कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने द्विक लवण के बारे में भी जान लिया। अब स्टूडेंट द्विक लवण में क्या क्या गुण होता है तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए आप सभी लोग। तो स्टूडेंट दिमाग में छाप लेना, बैठा लेना कि इन्हें जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी द्विक लवण जो होता है, अभी आपने परिभाषा में पढ़ा है कि इनको अगर जल में घोला जाता है, किसी विलेन में घोला जाता है, तो यह अपने अवयवी आयनों में यानी अपने अलग अलग समूहों में, अपने अलग अलग तत्वों में, यानी उसमें कुल मिलाकर जितने भी तत्व मिले होते हैं वो सब अलग अलग वियोजित हो जाते हैं, बट जाते हैं वो। दूसरा गुण है, अब स्टूडेंट आपको पांचवा लवण जानना है। देखो पांचवा लवण आपका क्या होता है, संकर लवण या संकुल लवण होता है। संकर लवण या संकुल लवण होता है। तो देखो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, वह योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। यानी ऐसा लवण जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में और जलीय विलयन में दोनों अवस्थाओं में होता है स्टूडेंट, ऐसे लवण को क्या कहा जाता है, संकर लवण कहा जाता है या संकुल लवण कहा जाता है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ले लीजिए, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट को ले लीजिए, इनका स्टूडेंट क्या होता है, जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में दोनों में इनका अस्तित्व होता है, इसलिए ऐसे लवण को संकर लवण या संकुल लवण कहा जाता है। आइए इनमें क्या क्या गुण होता है, देखो इनको भी दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग। देखो इनमें क्या क्या गुण होता है, इनमें क्या क्या विशेषता होता है। ये जल में घुल करके अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सॉरी विभक्त ना होकर एक साधारण आयन तथा एक संकर आयन में विभक्त हो जाते हैं। और दूसरा गुण है, ये ठोस तथा जलीय दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, यानी इनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें दो जो है कोई पदार्थ मिला हुआ है ना। इनका अस्तित्व यानी ये पूर्ण रूप से किसी विलयन में वियोजित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए इनका अस्थायित्व बना रहता है। उसके बाद लास्ट लवण है आपका मिश्रित लवण स्टूडेंट। आइए मिश्रित लवण के बारे में जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट मिश्रित लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय यानी अम्ल भी मिला होता है और या भास्मिक मूलक उपस्थित होते हैं। ठीक है, भास्मिक का मतलब क्षार, यानी कि कुल मिलाकर सिंपल यही चीज कहना चाहता है कि जो पदार्थ अम्ल और भस्म यानी क्षार से मिलकर बना होता है उसी को मिश्रित लवण कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है इतना। जैसे Na KSO4 ले लीजिए, MgNH4PO4 ले लीजिए। स्टूडेंट ये आपका मिश्रित लवण के एग्जाम्पल है। अब उसके बाद इसमें क्या क्या गुण होता है, तो स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक सूचक है। सूचक के बारे में हम लोग जानेंगे, इसको अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है। तो सूचक क्या होता है, देखो वह रासायनिक पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा अनुमापन क्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, है ना। मतलब सूचक ऐसा चीज होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की सूचना देता है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनाल फथलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया स्टूडेंट, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, सूचक होते हैं। सूचक के बाद स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है एक हाइड्रोजन आयन सांद्रण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो स्टूडेंट किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। यानी किसी विलयन के 1 लीटर यानी कोई विलयन है और उसमें उसकी 1 लीटर विलयन में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, उसी की ग्राम आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। स्टूडेंट इसको H+ से प्रदर्शित किया जाता है ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को H+ से प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसका मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब होता है कि किसी विलयन है, अगर कोई विलयन है
1 लीटर विलेन है उसमें कितना प्रतिशत हाइड्रोजन H+ आयन है, यही सांद्रता क्या कहलाती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है या सांद्रण कहलाता है। इसको H+ से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर होता है। तो दोनों मात्रक होता है स्टूडेंट, ध्यान में रखना आप सभी लोग, ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मात्रक होता है स्टूडेंट ये आपका। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंधित कुछ पॉइंट है, इसको दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग। देखो ध्यान रखना आप सभी लोग इसको। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना आप सभी लोग, दिमाग में बैठा लेना स्टूडेंट। विकल्प के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः जिस विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है वह विलेन उदासीन होता है। यह माना जाता है कि अगर किसी विलेन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻⁷ है तो इसका मतलब वह विलेन उदासीन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, पीएच स्केल क्या होता है। देखो पीएच स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आइए हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट पीएच स्केल जो होता है वो किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता मापने की पैमाना होता है। स्केल का मतलब यंत्र, आप लोग समझते हैं ना कि कोई एक मशीन, कोई एक साधन होता है। तो यानी कि जिस साधन की सहायता से हम किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता को ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे मशीन, ऐसे पैमाने को पीएच स्केल कहा जाता है। या फिर आप दूसरी तरीके से बता सकते हैं कि किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण ऋणात्मक लघुगणक उस विलेन का पीएच कहलाता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 होना चाहिए। यानी कि pH बराबर -log10 H+ आयन, यानी H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी किसी विलेन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है वो माइनस लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार बेस 10 होना चाहिए। यानी कि जब pH मान निकालना होगा तो ये सूत्र आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये pH मान निकालने के लिए सूत्र है, आगे इसको प्रयोग करना पड़ेगा जब क्वेश्चन इस पर लगवाया जाएगा अलग से। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं केवल आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हम आगे इसके अगले वीडियो में स्टूडेंट हम आप सभी को क्या करेंगे इसका पूरा का पूरा जो है प्रत्येक फार्मूले पर एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे। तो पहले इस वीडियो में पूरा आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला स्टूडेंट हम लोग का है, देखो पीएच हमने पीएच स्केल जो पढ़ा है, अभी पीएच स्केल में पीएच मान जो होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए हम लोग इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो स्टूडेंट दिमाग में बैठा लेना कि पीएच मान जितना कम होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतना ही अधिक होता है। अगर किसी विलेन का पीएच मान जितना कम है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। शुद्ध जल तथा उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग इसको, कि आपका शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल है या कोई विलेन उदासीन है तो उस विलेन का पीएच मान कितना होगा, 7 होता है। अभी हम आपको और भी बातें बता रहे हैं। ताप वृद्धि के साथ पीएच मान घट जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी विलेन को गर्म किया जाता है या किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका पीएच मान घटता चला जाता है। अगला पॉइंट है, जिस विलेन का पीएच मान 0 होता है वह विलेन अम्लीय होता है। स्टूडेंट अब यहाँ पर आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट किसी भी विलेन का पीएच मान कितना कितना पर क्या होता है, शर्तें उसके लिए क्या क्या होती हैं, तो ध्यान से समझना आप सभी लोग। देखो स्टूडेंट, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह विलेन उदासीन माना जाता है। ध्यान रखना, उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल उदासीन होता है, ध्यान रखना। अशुद्ध जल भी कहा जा सकता है कभी कभी। और अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है स्टूडेंट, 7 से क्या है, अधिक है, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो विलेन स्टूडेंट क्या माना जाएगा, क्षारीय माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग इस बात को। और एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से क्या है, 7 से अगर कम है स्टूडेंट तो वह विलेन अम्लीय माना जाता है। इस बात को भी दिमाग में छाप लीजिएगा, एक एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो विलेन उदासीन माना जाएगा। शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलेन क्षारीय होता है। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो विलेन अम्लीय होता है। छाप लेना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मैंने पूरी बात यहाँ पर आपको इसकी विशेषता से रिलेटेड सारी बात आपको डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व होता है। तो पीएच मान का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नंबर एक पाचन में, आइए हम लोग पाचन में क्या महत्व है जानते हैं। तो स्टूडेंट देखो पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसको हम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। हमारे आमाशय में आंशिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में अम्ल की अधिकता से पेट में दर्द एवं जलन होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए एंटीसिड नामक क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिससे आप इनो पीते हो, ध्यान उसी को एंटीसिड कहा जाता है। इनो इनो जो होता है स्टूडेंट देखो, हमारे आमाशय के अंदर क्या होता है, हल्की मात्रा में HCl होता है और HCl क्या होता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभी पेट के अंदर HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो HCl की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। HCl की मात्रा पेट में ज़्यादा होने की वजह से पेट क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो जैसे क्या करते हो आप क्या करते हो, पेट से दर्द की छुटकारा पाने के लिए, यानी गैस बन जाता है तो पेट दर्द होने लगता है, तो क्या करते हो आप, जो है इनो पीते हो। और इनो स्टूडेंट क्या होता है, इनो होता है आपका क्षारीय। और जैसे आप इनो पी लेते हैं तो इनो क्षारीय होता है और पेट के अंदर क्या होता है, HCl होता है। और जैसे इनो जो है HCl से क्रिया कर देता है तो इनो क्या होता है, क्षारीय होता है और अम्ल क्षार की क्रिया से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, यानी गैस वहाँ पर कट जाता है और पेट का दर्द क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई ना कि पाचन में क्या महत्व होता है पीएच वैल्यू की। तो स्टूडेंट यही बात होता है, ध्यान में रखना आप सभी लोग कि आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl अम्ल बनता है। जब ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो वही HCl अधिक मात्रा में बन जाता है। तो उस स्थिति में क्या होती है, भोजन को पूर्ण रूप से HCl नहीं पचा पाता है, जिसकी स्थिति से पेट में गैस बनने लगता है और दर्द और जलन उत्पन्न हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, तो काफ़ी उपयोग होता है पीएच मान का जो है स्टूडेंट, इसलिए पेट में अम्लता को बनाए रखना चाहिए। इसलिए भोजन को पर्याप्त मात्रा में न ज़्यादा खा करके उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट, पीएच मान का पाचन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आइए कृषि में देखते हैं स्टूडेंट, कृषि में क्या महत्व होता है पीएच मान का। मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल की किस्में, मिलाई जाने वाली उर्वरक का प्रकार आदि को सुनिश्चित किया जाता है। देखो स्टूडेंट, मृदा का भी पीएच मान घटता बढ़ता रहता है। इसलिए क्या होता है कि जब कहीं भी पर फसल बोना होता है तो वहां पर क्या होता है, उस मिट्टी की पीएच मान की जांच कर लेना चाहिए। और पीएच मान की जांच करने के बाद उसी के अनुसार जो है मिट्टी में खाद, यानी उसी के अनुसार जो है डाई, यूरिया, पोटास इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरक शक्ति जो है संतुलित हो जाती है, संतुलन में आ जाता है, यानी बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट पीएच मान मृदा कृषि के क्षेत्र में भी मृदा की जांच करके जो है पीएच मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि फसल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो मृदा यानी कि कृषि में भी पीएच मान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब स्टूडेंट हम लोग पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है, देखो पीएच मान घटने के कारण क्या होता है, दांत भी झड़ने लगते हैं, दांत जो है सड़ने लगते हैं। तो देखो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। दांत इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो आपका दांत होता है वो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो एक प्रकार के पत्थर टाइप का होता है, जो जल में आविलय होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होने पर इनेमल नष्ट हो जाता है। अगर आपके मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाता है तो इनेमल क्या होता है, धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, यानी दांत में जो है सड़न आने लगती है, इनेमल नष्ट हो जाता है। भोजन के बाद नियमित रूप से मुंह और दांत साफ करने से दांत झड़ने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय रोका जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा महत्व है इसका पीएच मान का। तो स्टूडेंट मैंने 3 जगहों पर इस पीएच मान के महत्व के बारे में आपको समझा दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। और इसको नोट कर लिए हैं तो फिर स्टूडेंट हम जो है आप सभी को पीएच मान परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं। तो देखो ये सूत्र होता है पीओएच की परिभाषा तथा पीएच में संबंध। तो क्या होता है संबंध, देखो यहाँ पर स्टूडेंट यही संबंध होता है कि पीओएच बराबर होता है -10 बेस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है, यही संबंध होता है। और इस संबंध की सहायता से एक सूत्र यहाँ पर निकाला गया है पीएच तथा पीओएच में संबंध। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये होता है H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल बराबर होता है KW, यानी 1 × 10⁻⁻14। इसकी सहायता से क्वेश्चन काफी लगता है, तो इस फार्मूले को नोट कर लेना आप सभी लोग। और उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी कुछ फार्मूले हैं। देखो
यहाँ पर इन फार्मूलों को भी नोट कर लेना आप सभी लोग, फार्मूला नोट कर लेना, बाकी आपको क्वेश्चन लगाना हम अलग वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फार्मूले पे मैं टिक कर दिया हूँ, ये पूरा फार्मूला आप लोग नोट कर लेना। अगली वीडियो में हम आप सभी को इन फार्मूलों पे क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। देखो इधर के टॉपिक जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर के टॉपिक को आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है आप सभी लोग को। तो चलिए ध्यान से समझिएगा एक एक टॉपिक को आप सभी लोग। तो स्टूडेंट देखो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जान लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है NaOH, और इसका अणुभार अगर निकाला जाए तो स्टूडेंट आपको आवर्त सारणी पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में सोडियम का जो प्रमाण भार होता है 23 होता है, प्रमाण क्रमांक 11 होता है, उसका दुगना प्रमाण भार होता है 23, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको जोड़ने के बाद स्टूडेंट आपको 40 प्राप्त होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार 40 होता है। अब स्टूडेंट हम इसकी बनाने की विधि को जानेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी बनाने की विधि क्या है, इसकी बनाने के प्रोसेस क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग समझना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की सामान्य विधियाँ। पहला विधि है सोडियम द्वारा। तो स्टूडेंट सोडियम की अपक्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखो, ये आपका 2Na सोडियम है, 2Na सोडियम है, अगर इसकी क्रिया हम जल के साथ करा देते हैं, यहाँ पर ये आपका प्लस का चिन्ह लगा है, ध्यान रखना आप सभी लोग। इसकी क्रिया जल के साथ करा देते हैं तो इसमें से क्या होता है, इसमें से कुछ हाइड्रोजन की मात्रा निकल जाती है गैस के रूप में, और बाकी यहाँ पर बाकी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन आप में इस सोडियम के साथ मिल करके 2NaOH का निर्माण कर लेते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पहले विधि द्वारा हमने सोडियम द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद दूसरी विधि जान लेते हैं, दूसरा विधि कौन सा है। तो स्टूडेंट हम लोग सोडियम ऑक्साइड द्वारा बनाएंगे। तो अगर हम स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जो है जल के साथ कराते हैं तभी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो देखो सोडियम ऑक्साइड Na2O की क्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। Na2 आपका सोडियम ऑक्साइड है, इसकी क्रिया H2 यानी कि जल के साथ करा देते हैं तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर इसका सूत्र नोट कर लेना, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो चुका है। यह दूसरी विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की दूसरी विधि है। अब हम लोग तीसरी विधि पे चलते हैं। तो तीसरा विधि देखो क्या है स्टूडेंट, सोडियम पेरोक्साइड द्वारा। सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया हम जो है किसके साथ कराएं, गर्म जल और ठंडे जल के साथ करा देते हैं तो स्टूडेंट तब भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो पहले परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद रिएक्शन जानते हैं। सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया ठंडे व गर्म जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है तथा ठंडे जल के साथ H2O2 व गर्म जल के साथ O2 मुक्त होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दो स्थिति है, तो ध्यान देना एक एक स्थिति। पहले कंडीशन में देखो, पहले रिएक्शन में क्या होता है, Na2O2 ये सोडियम पेरोक्साइड है, इसकी क्रिया हम कूल COOL कूल यानी ठंडे जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है प्लस H2O2 प्राप्त होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। इसका नाम H2O2 का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका उपयोग डॉक्टर जो है करते हैं, घाव जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं पट्टी बनवाने ना, तो डॉक्टर आपके घाव पर एक लिक्विड छोड़ता है, उसी लिक्विड का सूत्र है ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको कहा जाता है। और अगर हम स्टूडेंट दूसरे रिएक्शन में देखो, दूसरे रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया गर्म जल के साथ कर देते हैं, छोटी हॉट जल के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्राप्त होता है प्लस उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है। तो स्टूडेंट ये सोडियम पेरोक्साइड द्वारा जो है, दो विधियों द्वारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लेना आप सभी लोग। उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग चौथी विधि जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की चौथी विधि क्या है। इस विधि में सोडियम कार्बोनेट में 2% विलेन को बूझे चूने के साथ गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। स्टूडेंट सोडा लाइम विधि जो है, सोडा लाइम विधि में क्या होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बूझे चूने के साथ करवा देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया COH का वोल्टेज बूझे चूने के साथ करवा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों सोडियम इसके दोनों OH के साथ निकल करके ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और उसके बाद स्टूडेंट ये आपका जो है यहाँ पर CaCO3 आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, नाम आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या गुण होते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का में कौन से गुण पाया जाता है? तो देखिए, अब हम लोग इसके पहले भौतिक गुण जानेंगे। ये भौतिक गुण है, रासायनिक गुण लास्ट में होता है। पहले भौतिक गुण होता है, उसके बाद रासायनिक गुण होता है। तो स्टूडेंट देखो, समझना आप सभी लोग इसको। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की जैसा होता है। और दूसरा गुण है इसका, यह जल में विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। यानी ये पानी में मिल जाता है और इसका जलीय विलयन जो होता है, यह साबुन के जैसा चिकना दिखता है। तीसरा गुण है, यह पर त्वचा पर घाव व फफोले उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत खतरनाक होता है। ये अगर कहीं भी चमड़े पर पड़ जाए तो वहां पर चमड़े उजड़ने लगते हैं, इसलिए इसको दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक जो है स्टूडेंट, ये 318 अंश सेल्सियस होता है। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक 318 अंश सेल्सियस होता है। अब हम लोग रासायनिक गुण पे आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, रासायनिक गुण में पहला हेडिंग है वायु के साथ क्रिया। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया वायु के साथ करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उस प्लस जल प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन वायु के उपस्थिति में CO2 से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। देखो यहाँ पर NaOH CO2 के साथ क्रिया किया तो Na2 और यहाँ का ऑक्सीजन निकल गया ना, तो Na2CO3 बना लिया और उसके बाद यहाँ से जल निकल रहा है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका बराबर हो चुका है स्टूडेंट, अब ये आपका बराबर हो चुका है। देखो यहाँ पर इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो चुका है। इसमें 2 सोडियम है, आगे 2 सोडियम, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 बराबर है, सोडियम भी आपका। और उसके बाद यहाँ का एक ऑक्सीजन CO3 के रूप में निकल रहा है, तो बराबर हो चुका है स्टूडेंट इस प्रकार से। तो वायु के साथ अगर हम क्रिया करते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं अगर इसकी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल प्राप्त होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला रासायनिक गुण है हम लोग का अम्लों के साथ क्रिया। आइए अम्लों के साथ क्रिया हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अपक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। उसके बाद 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो ध्यान रखना, ये उदासीनीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल ही है। मैंने इसको कई बार बता दिया है, इसी वीडियो में कई बार मैंने रिपीट कर चुका है इसको। तो अम्लों के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है हैलोजन के साथ अपक्रिया। हैलोजन का मतलब जो आवर्त सारणी में वर्ग 17 के समूह है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी तत्वों के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, आप सभी लोग दिमाग में छाप लेना कि ठंडे तनु हाइड्रोक्साइड विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका 2 मोल लिया गया है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और उसके बाद में सोडियम क्लोराइड NaCl प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम हैलोजन के साथ, हैलोजन का मतलब Cl2 के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्राप्त होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा एक बात ध्यान रखना है कि गर्म व सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोरेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना, वही ऊपर वाली बात है यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर 6 मोल, यही रिएक्शन ये भी है, लेकिन यहाँ पर गर्म करके बोला गया है कि गर्म सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में, तो ये गर्म CaOH यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें अगर हम क्लोरीन गैस 3Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो सोडियम क्लोरेट यानी ये ClO3 सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्टूडेंट आपने हाइलोजन के साथ अपक्रिया समझ लिया कि स्टूडेंट हाइलोजन के साथ अपक्रिया करने पर क्या क्या प्राप्त होता है। तो हाइलोजन के साथ अपक्रिया करने पर ये भी प्राप्त होता है और हाइलोजन के साथ अपक्रिया करने पर ये भी प्राप्त होता है। हाइलोजन का मतलब क्लोरीन होता है, ठीक है, हाइलोजन का मतलब क्लोरीन से है, ठीक। तो दिमाग में बैठा लेना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पीले फास्फोरस या सफेद फास्फोरस के साथ क्रिया। स्टूडेंट, अगर हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया पीले फास्फोरस या सफेद फास्फोरस के साथ करते हैं तो फास्फीन गैस प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग, इसमें कहा गया पीले फास्फोरस और सफेद फास्फोरस का निर्वात में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर फास्फीन PS3 गैस प्राप्त होता है। बहुत ही जहरीली गैस होती है फास्फीन, इसकी गंध सड़ी मछली की जैसा होता है।
तो स्टूडेंट P4 ये पीला फास्फोरस है, इसकी क्रिया 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया, यानी उसके साथ मिला करके गर्म किया गया। तो PS3 यहाँ पर फास्फीन, और उसके बाद NaH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, पीले फास्फोरस के साथ फास्फीन गैस प्राप्त होता है और सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर पीले फास्फोरस के साथ अभिक्रिया देख लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कास्टिक सोडा का उपयोग बहुत से जगहों पर होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, और इसका उपयोग साबुन बनाने में भी होता है। दिमाग में छाप लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यानी कास्टिक सोडा का उपयोग स्टूडेंट साबुन बनाने में होता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाने में भी होता है इसका उपयोग। कागज उद्योग तथा कृत्रिम रेशम बनाने में होता है। विद्युत लेपन में भी होता है इसका उपयोग। स्टूडेंट छाप लेना, दिमाग में बैठा लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कितनी जगहों पे होता है। अब उसके बाद हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, उसके बनाने की विधि पढ़े। तो बनाने की विधि में हमने 3 से 4 विधियाँ पढ़े हैं। उसके बाद इसका जो है स्टूडेंट उपयोग कहाँ होता है, उसके बाद इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक आ चुका है धावन सोडा स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, धावन सोडा क्या होता है देखो। स्टूडेंट धावन सोडा जो होता है इसका अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। यहाँ पर जल की मात्रा कम भी हो सकता है, बट वास्तविक सूत्र Na2CO3 होता है। ध्यान रखना, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 होता है और इसमें जल की मात्रा होती है यानी जलीय अवस्था में होता है तो 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसी के आधार पर इसका नाम बताया गया है। तो अब स्टूडेंट हम इसके बनाने की विधि को जानेंगे। यहाँ पर तो हमने अणुसूत्र और इसका रासायनिक नाम जान लिया। अब इसके बनाने की प्रोसेस क्या है, तो देखो स्टूडेंट हम लोग बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। तो स्टूडेंट इसके बनाने की पहली विधि, एक ही विधि है ही इसमें, साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। तो देखो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन को अमोनिया गैस से संतृप्त करके, यानी अमोनिया गैस से सुखा करके, संतृप्त का मतलब सुखा करके, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप को छान कर पृथक कर लेते हैं। अवक्षेप को सुखाकर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखो रिएक्शन को समझो आप लोग, ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट, इसकी क्रिया अमोनिया में संतृप्त कर दिया, यानी इसको अमोनिया के साथ संतृप्त कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जल प्रवाहित किया जाता है, हल्का सा जल मिलाया जाता है, और उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट सब आपस में क्रिया करके NaHCO3, NaH यानी कि यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन है ना, NaH, और उसके बाद यहाँ पर CO और ये ऑक्सीजन CO3 बना लेता है, और उसके बाद यहाँ पर NH, और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन NH4Cl, NH4 और ये Cl आपस में मिल जाता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ये 2 स्टेप में पूरा होता है। इसको उठाते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इसको उठाते हैं, इसका 2 मोल लेकर के इसको हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इसको हम गर्म कर देते हैं तो इसमें से क्या होता है, जल की मात्रा खत्म हो जाती है, यानी ये पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है। तो Na2CO3 और प्लस इसमें से जल हमने क्या कहा, इसमें से जल की मात्रा खत्म हो जाती है और कुछ गैस CO2 के रूप में क्या आ जाता है, निष्कासित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट को, यानी कि स्टूडेंट जो है धावन सोडा को बनाया जा सकता है। देखो एक बात दिमाग में बैठा लेना, धावन सोडा या वाशिंग सोडा इसका अंग्रेजी नाम होता है। अंग्रेजी में इसको वाशिंग सोडा कहा जाता है, हिंदी में धावन सोडा, और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपने पूरा चीज प्रोसेस नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के गुण क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या गुण होते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। दिमाग में छाप लेना, पहला पॉइंट है यह सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये सफेद अक्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है। अगला पॉइंट है यह जल में विलय होता है, यानी कि इसको पानी में मिलाने पर यह मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट है शुष्क वायु में खुला रखने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु खो देता है तथा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है।
स्टूडेंट देखो, आपको पता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यही होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। अब इसमें अगर हम इसको स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको खुले वायु में छोड़ देते हैं, तो इसमें से जल के 9 अणु, ये 10H2O है, तो इसमें जल के 9 अणु क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये Na2CO3 इंटू H2O बना लेता है, जिसको जो है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग, दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग इसको। स्टूडेंट अब हम लोग जो है इसके रासायनिक गुण जानेंगे, धावन सोडा के यानी सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण जानेंगे। तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण में हम लोग पहले क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराएंगे। तो स्टूडेंट अगर हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार प्राप्त होता है। यह जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। स्टूडेंट अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से दोनों सोडियम, यहाँ से एक, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेकर के 2NH बना लेता है। उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अभी बच रहा है, तो H2 और ये CO3 आपस में मिल करके दुर्बल क्षार बना लेते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो है यहाँ पर जल से क्रिया कराने पर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 दुर्बल क्षार प्राप्त होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट रासायनिक गुण का हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, CO2 गैस से क्रिया। CO2 गैस से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। स्टूडेंट ध्यान से समझना आप सभी लोग, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जो है जल के साथ, CO2 गैस के साथ कराते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जल मिलाना पड़ेगा। तो CO2 गैस के साथ करवाने पर स्टूडेंट NaHCO3 प्राप्त होता है। NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। अभी हमने इसका सूत्र आपको जस्ट ही बताया है कि ये आपका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। स्टूडेंट यहाँ पर इसका नाम हम लिख देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है यहाँ पर आपका। तो इस प्रकार से स्टूडेंट CO2 गैस के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम लोग स्टूडेंट अगले रासायनिक गुण पे चलते हैं, अगला रासायनिक गुण देख लेते हैं, अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे। तीसरा रासायनिक गुण है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यह अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है स्टूडेंट। अब अगर हम इसकी क्रिया जो है अम्ल के साथ, HCl अम्ल के साथ, किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें लवण, जल तथा CO2 गैस प्राप्त होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी क्रिया HCl के साथ कराया गया, तो यहाँ का दोनों सोडियम इसके दोनों Cl के साथ क्रिया करके 2NaCl बनाया, और उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ का दोनों हाइड्रोजन यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाया, और उसके बाद यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा तो ये CO2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये अम्लों से क्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण, जल तथा CO2 गैस बनाता है। दूसरा रिएक्शन इसी प्रकार है, इसी प्रकार इसको आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बूझे चूने के साथ क्रिया कराएंगे। स्टूडेंट अब हम लोग इसकी क्रिया बूझे चूने के साथ करवाते हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट बूझे चूने के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। अगर हम स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बूझे चूने के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, इन दोनों को मिला करके गर्म करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखो यहाँ का दोनों सोडियम यहाँ पर इसके दोनों OH के साथ निकल जाता है, ये OH का होल ट्वाइस है ना, तो इसके दोनों OH के साथ निकल जाता है, और उसके बाद CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट हम लोगों ने भौतिक गुण, रासायनिक गुण सारी चीजें पढ़ लिया, बनाने की विधि भी पढ़ लिया। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान देना स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो नंबर 1 पहला उपयोग है, दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग, कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने में प्रयोग होता है। और दूसरा उपयोग है, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, दिमाग में बैठा लेना आप सभी लोग। यह कांच तथा साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच तथा साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह पेट्रोलियम के शोधन में भी काम आता है, इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। यह पेंट बनाने में के भी काम आता है स्टूडेंट, यानी कि इसका उपयोग पेंट के बनाने में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट इतने सारे उपयोग आपको ध्यान रखना है, आपको जितना उपयोग पूछेगा एग्जाम में उतना ही लिखना है। अब हम लोग स्टूडेंट
इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ चुका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा जो होता है, देखो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। और अभी मैंने जस्ट इसको आप सभी को बताया था कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम है कुल मिलाकर के, देखो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, कुल मिलाकर इसके कई नाम है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग। और मैं आप सभी सभी लोग को कहो तो बुक से भी दिखा देता हूँ कि बुक में इसका सारा नाम यही चीज दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसका प्रचलित नाम खाने का सोडा भी है। ठीक, और इसको ये बाकी ये बनाने की विधि है, सूत्र आप लोग देख ही रहे हो, NaHCO3 होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने की प्रोसेस समझते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना आप सभी लोग, इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने की विधि में देखो आप सभी लोग, पहले औद्योगिक विधि से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर औद्योगिक विधि पहला विधि है। तो प्रयोगशाला में इसे Na2CO3 विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम क्या करते हैं, इसके विलयन में यानी H2 यानी इसमें जल मिला हुआ है, तो इसका मतलब तभी तो ये विलयन बनेगा। अब इसमें हम CO2 गैस क्या कर देते हैं, अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो ये हमारा परिवर्तित हो जाता है, आपस में सब मिला करके बेकिंग सोडा बना लेता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये बन गया है। अब स्टूडेंट तो इसके बनाने की केवल एक ही विधि है। बनाने की विधि के बाद इसके हम लोग गुण जान लेते हैं। तो इसके गुण देखो, नंबर 1 इसका गुण कैसा होता है। पहला पॉइंट दिमाग में छाप लेना कि सोडियम कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में आबिले, जल में अल्प विलय होता है, यानी कम मिलता है, ये पूर्ण रूप से जल में नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। इसके जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि ये जब जलीय विलयन में होता है तो ये क्षारीय होता है। और यहाँ पर क्षारीय होता है तो देख लो आप सभी लोग, NaHCO3 इसमें अगर हम जल मिला देते हैं तो ये क्षार बना लेता है। ठीक, इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि यह जल में अल्प विलय, इसके जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। इसे 250 अंश सेल्सियस पर गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। अगर हम इसको स्टूडेंट 250 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं, यानी NaHCO3 इसका 2 मोल लेकर के हम 250 अंश सेल्सियस तक इसको अगर गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। Na2CO3 आपका प्राप्त हो जाता है, प्लस में स्टूडेंट यहाँ पर जल और CO2 गैस मुक्त होता है। जल प्राप्त होता है, CO2 गैस मुक्त होता है। अगला पॉइंट है, यह HCl से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। स्टूडेंट अगर हम NaHCO3 यानी सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया यानी बेकिंग सोडा की क्रिया HCl अम्ल के साथ करते हैं तो यहाँ पर लवण प्राप्त होता है, यानी HCl क्रिया करके लवण बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ का हाइड्रोजन H2 और एक ऑक्सीजन H2 बनाते हैं और CO2 गैस, एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा और CO2 गैस मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तीनों दोनों एक साथ पढ़ लिए हैं। अब इसके हम यहाँ पर इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखो स्टूडेंट बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो ध्यान देना आप सभी लोग। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। और इसका उपयोग आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल पंप वगैरह आदि जगहों पर क्या होता है, एक अग्निशामक यंत्र रखा होता है, तो उसमें स्टूडेंट यही इसी चीज का पाउडर भरा होता है। ठीक है, इसी चीज का पाउडर भरा होता है। तो इसका उपयोग आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। औषधि के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में भी किया जाता है, यानी इसका उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, जिसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। बुदबुदाहट वाले पेय पदार्थ तथा फ्रूट सॉल्ट बनाने में भी प्रयोग होता है। इसका उपयोग ठंडा वगैरह बनाने में भी किया जाता है, यानी कि जो भी ठंडा पीने वाला पदार्थ होता है, ठंडे पदार्थ जो भी पीने वाले पदार्थ होते हैं, उसका उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है, उस जगहों पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग का ये टॉपिक एंड हो चुका है। अब हम लोग एक अगले टॉपिक पर आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण क्या होता है स्टूडेंट? तो ये भी एक आपका कीटनाशक पदार्थ है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, टिक कर लेना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग इसको बनाने की विधि और इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, सारी चीज़ इसकी हम जानने की प्रयास करेंगे।
तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट रासायनिक सूत्र की रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसको कहा जाता है और इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। इसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी लिख लो, इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, यहीं पर लिख देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लो आप सभी लोग यहीं पर। अब हम लोग इसके बनाने की विधि जानते हैं। तो स्टूडेंट इसके बनाने की विधि क्या है, तो ध्यान देना आप सभी लोग। प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट अगर हम प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि बुझा चूना लेंगे और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, देखो यहाँ से स्टूडेंट आपका ये कैल्शियम निकलता है और एक ऑक्सीजन निकाला जाता है यहाँ से। तो CaO बन गया और यहाँ से Cl2 लिया जाता है तो CaOCl2 बना लेता है और इसमें एक ऑक्सीजन बचा है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन बचा है और टॉयज लगा है यानी 2 हाइड्रोजन बचा है, तो ये H2 के रूप में निकल जाता है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान विधि है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की, बहुत ही छोटा समीकरण है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके गुण जानेंगे। तो हम लोग की बनाने की प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजक चूर्ण के क्या-क्या गुण होते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग समझते हैं व्यंजक चूर्ण के गुण। देखो स्टूडेंट, अब आप लोग समझना, व्यंजक चूर्ण हल्के पीले या सफेद रंग का चूर्ण होता है। व्यंजक चूर्ण जो होता है ये हल्का पीला पाउडर के जैसा होता है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, यानी इसको सूंघने से क्लोरीन जैसी महक आती है इसमें। अब दूसरा गुण इसका है, यह जल में अल्प विलय होता है, यानी ये जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है, परंतु इसका जलीय विलयन धुंधला होता है, यानी कि सफेद सफेद होता है, ये हल्का पीले रंग का होता है। अगर इसको हम पानी में घुला देते हैं तो वो दूधिया कलर पानी हो जाता है स्टूडेंट। तो यही चीज इसमें कहा धुंधला होता है। अब इसके रासायनिक गुण जान लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके रासायनिक गुण को देखना आप सभी लोग। इसके रासायनिक गुण में पहला अभिक्रिया है, पहला हेडिंग है अपघटन, यानी अपघटन। इसका अगर हम अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का अपघटन कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो यह अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसका 2 मोल लेकर के हम CaOCl2 कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर CaCl2 प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस प्रकार से अपघटन होता है। इसका अपघटन में क्या होता है, अगर इसका अपघटन कर दिया जाए तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट अगर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराएं, दूसरा पॉइंट है, दूसरा हेडिंग है CO2 के साथ क्रिया। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया CO2 के साथ कराते हैं स्टूडेंट तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 70 अंश सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके बाद में स्टूडेंट आपके इसमें क्लोरीन के अणु पूरा निकल जाते हैं। देखो CaO CO3 आपस में मिल जाता है और प्लस यहाँ पर Cl2 पूरा निकल जाता है। तो इसकी क्रिया CO2 के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर की अगर क्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट विरंजक चूर्ण का तन अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर लवण, जल तथा क्लोरीन गैस बनता है। लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो देखो यहाँ पर हम एक रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है आपका, इसकी क्रिया अगर हम H2SO4 के साथ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका CaSO4 बना लिया है, उसके बाद में प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन इसका और इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2 बना लेता है और यहाँ से ये क्लोरीन क्या होता है, निकल जाता है। इसी के आधार पे आप इस पूरे रिएक्शन को समझ सकते हो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको। तो यहाँ से आप लोगों ने तन अम्लों के साथ अपक्रिया जो है नोट कर ली होंगी। ये तीसरा रिएक्शन था। अब हम लोग अगले रिएक्शन पे अगले टॉपिक पर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जान लेते हैं। तो स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो हमने आप सभी को पहले ही बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है स्टूडेंट, ये आपका एक जो है कीटनाशक पदार्थ होता है। तो इसका उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है। पहले इसका उपयोग जो है नल वगैरह में, कुआं में डाला जाता था। क्या होता था, जिससे जल में जो कीटनाशक जीवाणु होते थे उनको नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ा जाता था।
ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए प्रयोग होता है। इसका उपयोग कपड़ों का विरंजन करने के लिए भी किया जाता है। तो स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ये 3 उपयोग होता है। नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना आप सभी लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आ चुके हैं। हम लोग का ये स्टूडेंट वीडियो का लास्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद खत्म हो जाता है। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सब कुछ जानेंगे, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, और यहीं से हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है स्टूडेंट। फिर मिलते हैं, फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में पीओपी कहा जाता है, ठीक है। जो पीओपी होता है, गाँव में घरों में पीओपी करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, ये CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है, ठीक है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट, इसको कहा जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है स्टूडेंट? तो इसको जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा स्टूडेंट? जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। देखो, ये जिप्सम का सूत्र होता है स्टूडेंट, CaSO4 इंटू 2H2A। जी, ये जिप्सम का सूत्र होता है, यानी कि एक जिप्सम पाउडर होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जिप्सम जो होता है सीमेंट होता है, जिप्सम सीमेंट जो होता है स्टूडेंट, हम क्या कर देते हैं, इसको 120 से 130 अंश सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, पीओपी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना आप सभी लोग, देखो यहाँ पर CaSO4 का CaSO4 इंटू 2H2, यहाँ पर इसका ट्वाइज है, इसका मतलब ये 2 अणु है इसका, और जल का 4 अणु है। तो देखो यहाँ पर CaSO4 का होल ट्वाइज ये पूरा इतना निकल चुका है, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट इसमें जल के 4 अणु हैं, तो इसमें से एक H2 के रूप में थोड़ा-सा निकल जाता है, और 3 अणु जल के 3 अणु बाहर हो जाते हैं, 3H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये आपका जिप्सम हो गया। तो सिंपल रिएक्शन है, आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने जिप्सम के बारे में जान लिया है, बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप नोट कर लिए हैं। अब हम लोग उसके बाद स्टूडेंट अगले टॉपिक पर आ चुके हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या-क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या-क्या होता है। यह सफेद रंग का ठोस चूर्ण होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है। अब इस पे स्टूडेंट दूसरा प्रभाव देखते हैं, जल का प्रभाव, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ संयोग करके पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त जिप्सम कठोर होता है। इस अभिक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहा जाता है। स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिल करके, यानी जल के साथ मिल करके पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कठोर हो जाता है, और इस प्रकार से इसका जम जाना, कठोर हो जाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लो आप सभी लोग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें अगर हम जल मिला देते हैं, तो ये तुरंत जम गया, यानी जिप्सम में तुरंत परिवर्तित हो गया जम करके। तो स्टूडेंट ये होता है जल का प्रभाव, कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ करवा देते हैं, तो ये पुनः जिप्सम में बदल जाता है, यानी पुनः ये जिप्सम में बदल जाता है, ये जिप्सम के रूप में आ जाता है। अब हम ताप का प्रभाव जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट आइए ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर इसमें उपस्थित जल के अणु वाष्प के रूप में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टूडेंट अगर हम 200 अंश सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, तो इसमें जो जल के अणु होते हैं या वाष्प के रूप में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट लवण प्राप्त होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ताप का प्रभाव ध्यान में रख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने जल का प्रभाव, ताप का प्रभाव जान लिया है। अब हम लोग स्टूडेंट अगले टॉपिक पर आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है स्टूडेंट, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको एक-एक टॉपिक दिमाग में छाप लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कितनी जगहों पे होता है। तो स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अस्पतालों में किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, मैं तो यही कहूँगा,
तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे डॉक्टर क्या करता है, ऐसे हाथों में क्या होता है, प्लास्टर लगाया होता है ना? तो वो प्लास्टर होता है पीओपी का ही होता है, ठीक है? अगला उपयोग खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आप लोग देखते हैं कि दिवाली के दिनों में होता है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बन कर के आती हैं। तो स्टूडेंट विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ बन कर के आती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, ठीक है? साँचे तथा मॉडल बनाने में प्रयोग होता है। छत के बहुत से मॉडल देखते होंगे, बहुत से डिज़ाइन देखते होंगे, तो इस सब का स्टूडेंट जो है बनाने में उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही साँचा मॉडल सब कुछ बनाया जाता है। चाक बनाने में भी इसका उपयोग होता है, यानी चाक जो होता है जिसकी सहायता से आप जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं, उसका उपयोग भी चाक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दाँतों के प्लास्टर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और मैंने बहुत मेहनत कर दिया लगातार स्टूडेंट मैंने विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने स्टूडेंट इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 4 घंटा तो मैंने कंटेंट तैयार किया है। पूरा नोट्स को अच्छी तरीके से लिखने में मैंने 4 घंटे का समय बिताया है। और इतना बेहतरीन नोट्स अगर आप स्टूडेंट नहीं नोट्स बनाते हैं तो बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए आज की वीडियो मैंने सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया ए टू जेड। एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा किताब का एक-एक टॉपिक मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोग हमारी मेहनत को समझेंगे और आप भी मेहनत करेंगे हमारे साथ, तभी अच्छा नंबर आ सकता है जब आप हमारे साथ ऐसा नहीं कि हम मेहनत करें, आप मेहनत ही नहीं करें, तो आगे बढ़ जाएँगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो इसी बातों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हमारा धातु एवं अधातु होने वाला है। तो जल्द ही उस वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।